My beautiful disciples, I am really not the main character. अध्याय 6, पहली बार। यह और भी अधिक प्रभावी साबित हुआ क्योंकि जब एरन ने उसकी प्रशंसा की तो उसे उसकी आंखों में कोई दुर्भावना नहीं दिखी। एरन ने झांग वेई के व्यवहार में आए सूक्ष्म बदलाव को महसूस किया। उसके गालों का लाल होना और दिल की धड़कन का तेज होना एक ऐसी कमजोरी को दर्शाता था जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था। क्या राक्षसी तारीफ सुनकर शर्मा रही थी? क्या उसने उसकी कमजोरी का पता लगा लिया था? चुना गया विकल्प पूरा हो गया। आपको प्रश्न पूछने का वाउचर दिया गया है। आप किसी पर भी उसकी क्षमता की परवाह किए बिना प्रश्न वाउचर का उपयोग कर सकते हैं। प्रश्न वाउचर जारी करके आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं और दूसरा पक्ष उसका उत्तर देगा। एरन ने अपनी आंखों के कोने में एक छोटा सा आइकन देखा जो खजाने की पेटी के समान था। उस छाती के आइकन के नीचे कुछ संख्याएं दिखाई देने लगीं। 1/25। वह सचमुच उस आइकन को दबाना चाहता था, यह सोचकर कि कहीं वह उसके लिए कोई स्टोरेज बॉक्स तो नहीं है। आखिर मुख्य किरदार के पास भी ऐसी कोई चीज तो नहीं थी। मुख्य किरदार ने केवल उस स्टोरेज रिंग का इस्तेमाल किया जो उसे सिस्टम से इनाम के तौर पर मिली थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने झांग वेई के क्षणिक ध्यान भटकने का फायदा उठाते हुए इसकी जांच करने का फैसला किया। उसने ट्रेजर बॉक्स आइकन पर टैप किया। आइकन बड़ा हो गया और एक नई स्क्रीन में बदल गया जिसमें 25 स्लॉट थे। और ऐसा लग रहा था कि केवल पहला स्लॉट ही भरा हुआ है, जिसमें एक छोटा स्क्रॉल आइकन दिखाई दे रहा था। जैसे ही उसने खजाने का डिब्बा खोला, उसे लगा जैसे उसके दिमाग में कुछ ज्ञान अंकित हो गया हो। ये खजाने के डिब्बे का उपयोग करने के निर्देश थे। हालांकि यह ज्ञान अभी अभी आत्मसात किया गया था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह इस ज्ञान के भंडार का उपयोग करना अनंत काल से जानता हो। उसने हीरो अकादमी से अंगूठी जल्दी से लाकर दूसरे स्लॉट में रख दी। यही उसके लिए एकमात्र ऐसी चीज थी जो समय के साथ खतरे में थी और वह किसी भी कीमत पर इसका पता नहीं चलने देना चाहता था। और सोचने के बाद उसने अपना फोन भी निकाला और स्क्रीन बंद करने से पहले उसे तीसरे स्लॉट में रख दिया। जब उसने सारे आपत्तिजनक सबूत मिटा दिए तभी उसने राहत की सांस ली। जब तक उन चीजों का पता नहीं चलता तब तक वह और अधिक समय तक जीवित रह सकता था। उसने एक बार फिर अपना ध्यान उस महिला की ओर मोड़ा जो दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी थी। एरन ने एक कदम पीछे हटकर झांग वेई को खुद को संभालने के लिए थोड़ा समय दिया। उसे सच में नहीं पता था कि बचपन में ली गई अभिनय की सारी कक्षाएं उसके इतने काम आएंगी। वह ब्लड असुर को भी मनाने में कामयाब हो गया था। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि इसका अधिकांश कारण यह था कि वह वास्तव में अभिनय नहीं कर रहा था। जब उसने उसकी तारीफ की तो इनमें से अधिकांश शब्द सचमुच उसके मुंह से निकले थे। अगर मेरी बातों से आपको ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, एल्डर झांग, एरन ने विनम्रता से कहा, उसकी आवाज कोमल लेकिन दृढ़ थी। मेरा इरादा आपको असहज करने का नहीं था। बस आपकी उपस्थिति का मुझ पर एक खास प्रभाव पड़ता है। झांग वेई ने एरन की ओर मुड़कर देखा, उसके चेहरे पर जिज्ञासा और संदेह का मिलाजुला भाव था। किस तरह का प्रभाव? उसने पूछा, उसकी आवाज में थोड़ी सावधानी झलक रही थी। एरन ने जवाब देने से पहले कुछ पल रुककर अपने विचारों को इकट्ठा किया। वह जानता था कि उसके अगले शब्द भविष्य में उनके आपसी संबंधों की दिशा तय कर सकते हैं। वह जानता था कि झांग वेई ताकतवर है। अगर उसे लंबा जीवन जीना था तो उसे झांग वेई का विश्वास जीतना ही था। उसके जीवन मरण के संघर्ष में झांग वेई एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। तुम जितनी खूबसूरत हो उतनी ही ताकतवर भी हो, उसने सोच समझकर शब्द चुनते हुए कहना शुरू किया। लेकिन उससे भी बढ़कर तुम्हारे आसपास एक ऐसी आभा है जो मुझे अपनी ओर खींचती है। ऐसा लगता है मानो तुम दुनिया की जानकारी से कहीं बढ़कर हो। झांग वेई की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, लेकिन उन्होंने बात नहीं काटी। एरन ने पूरी ईमानदारी से अपनी बात जारी रखी। मुझे लगता है कि आपको बेहतर तरीके से जानना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। आप जैसे लोगों से मिलना मुझे अक्सर नहीं होता। इसीलिए जब मैं आपके सामने था तो मुझे घबराहट महसूस हुई। झांग वेई कुछ पल चुप रही, एरन की बातों पर विचार करती रही। वह हमेशा से ही लोगों के इरादों को लेकर सतर्क रहती थी। लेकिन एरन के शब्द अलग थे। वे उसके दिल को गहराई से छू गए, उसके उस हिस्से को छू गए जिसे वह दूसरों को दिखाना बहुत कम ही पसंद करती थी। वह उससे डरा नहीं था। नहीं, वह उससे डरा हुआ था, लेकिन उसने अपने डर को उसके बारे में अपनी राय पर हावी नहीं होने दिया। अंत में झांग वेई ने पहले से कहीं अधिक कोमल स्वर में कहा, आप शब्दों को बहुत कुशलता से व्यक्त करते हैं, एल्डर रेन। आपकी ईमानदारी की मैं सराहना करता हूं, भले ही इससे मुझे हैरानी हुई हो। चलिए इसे भूल जाते हैं। मैं लगभग भूल ही गया था कि मैं यहां किस लिए आया था। एरन ने सिर हिलाया, उसे इस बात से राहत मिली कि झांग वेई ने उसकी बातों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी। बिल्कुल, एल्डर झांग, उन्होंने आदरपूर्वक उत्तर दिया। यदि मैंने आपको कोई असुविधा पहुंचाई हो तो मैं एक बार फिर क्षमा चाहता हूं। इसके साथ ही कमरे का तनाव कम हो गया। इसके अलावा अंगूठी के छिप जाने से एरन को और भी शांति महसूस हुई। वैसे भी उपन्यास में भी उसे अभी मरना नहीं था। सबसे बड़ी समस्या भविष्य में आने वाली चुनौतियों की थी। उसे बहुत सारी तैयारियां करनी थी। उसे कहानी में कई बदलाव करने थे ताकि वह मुख्य किरदार रूपी सुनामी से बच सके। जैसे ही झांग वेई ने खुद को संभाला, उसकी आवाज फिर से ठंडी हो गई।
या यूं कहें कि वह असल में इसी तरह बात करती थी। पंथ के नेता ने मुझे यहां आपको कल के बारे में याद दिलाने के लिए भेजा है। आखिरकार यह आपका पहला अनुभव होगा। मेरा पहला अनुभव? एरन ने पूछा, यह सोचते हुए कि वह किस बारे में बात कर रही है। कैसा पहला अनुभव? क्या तुम भूल गए? झांग वेई यह सुनकर दंग रह गया। तुम इतने भुलक्कड़ कैसे हो सकते हो? कल ही तो तुम अपने पहले शिष्य का चयन कर पाओगे। प्रवेश समारोह है। प्रवेश समारोह? एरन ने गहरी सांस ली, इन शब्दों का अर्थ समझकर। कई लोगों के लिए यह महज एक सामान्य प्रवेश समारोह था, लेकिन उसके लिए यह वह दिन था जब मुख्य पात्र संप्रदाय में प्रवेश करने वाला था। यह वही दिन था जब पहले अध्याय की शुरुआत हुई, जिस दिन इस कहानी की शुरुआत हुई। अध्याय 7, एक पुरुष बनो। शुरुआती सदमे के बाद खुशी की एक लहर ने उसे घेर लिया। उसे मिली नई जानकारी से उसे इस बात का मोटा मोटा अंदाजा लग गया कि पुनर्जन्म के बाद कहानी की समयरेखा में उसकी क्या स्थिति है। उपन्यास की शुरुआत मुख्य पात्र के प्रवेश परीक्षा के लिए संप्रदाय में पहुंचने से होती है। परीक्षा के दौरान मुख्य पात्र ने असाधारण कौशल का प्रदर्शन किया, जिससे उसे कम आंकने वाले लोग आश्चर्यचकित रह गए। यह वही दिन था जब मुख्य पात्र का एल्डर रेन के साथ विवाद हुआ था। चूंकि एल्डर रेन का कोई शिष्य नहीं था, इसलिए उन्होंने मुख्य पात्र को अपने संरक्षण में लेने का फैसला किया था। दुर्भाग्यवश मुख्य पात्र ने शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया, जिससे उसे अपना स्वामी चुनने की स्वतंत्रता मिल गई। एल्डर रेन की इच्छा के बावजूद मुख्य पात्र ने उन्हें नहीं चुना। इसके बजाय उन्होंने अपने ठीक सामने खड़े व्यक्ति झांग वेई को चुना। जी हां, झांग वेई ही मुख्य किरदार की चुनी हुई मालकिन थी। अगर वह मना भी करना चाहती तो उसके पास कोई विकल्प नहीं था। नियमों के अनुसार परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को किसी भी वरिष्ठ व्यक्ति को अपना गुरु चुनने का विशेषाधिकार प्राप्त था। एक मिनट रुको। अगर प्रवेश परीक्षा अभी तक शुरू नहीं हुई है तो इसका मतलब है कि मेरे पास भविष्य बदलने का अवसर है, एरन ने मन ही मन सोचा। हालांकि उसे अपनी दुनिया में लौटने का तरीका नहीं पता चला था, लेकिन उसने इस नई दुनिया में लंबे समय तक जीवित रहने का एक साधन खोज लिया था। उसे बस इतना करना था कि मुख्य किरदार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने से बचना था और अपनी असली पहचान को छिपाए रखना था। झांग वेई एरन के लगातार बदलते भावों को देख रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके मन में क्या चल रहा है। कभी वह उदास दिखता था तो कभी खुश। जानकारी के लिए धन्यवाद। एरन को होश आया और उसे एहसास हुआ कि अभी किसी और चीज के बारे में सोचने का समय नहीं है। झांग वेई अभी भी उसके सामने था। मैं प्रवेश परीक्षा में अवश्य शामिल होऊंगा और एक शिष्य का चयन करूंगा। कृपया संप्रदाय प्रमुख से कह दीजिए कि वे चिंता न करें। झांग वेई ने सिर हिलाया। संदेश देने के बाद वह जाने के लिए मुड़ गई। एरन ने उसे जाते हुए देखा। उसने राहत की सांस ली। वह ब्लड असुरा के साथ पहली मुठभेड़ में बच गया था, लेकिन वह कब तक बच पाएगा, उसे इसका यकीन नहीं था। जब झांग वेई उसकी नजरों से ओझल हो गया तो वह थकान से चूर होकर गद्दे पर गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसमें हिलने डुलने की भी हिम्मत नहीं बची थी। वह बस सादी छत को देखता रहा। महज एक रात में मेरी पूरी दुनिया बदल गई। यह बिल्कुल समझ से परे है। आखिर वह वेबसाइट क्या थी? वह उपन्यास क्या था? वह मुझे अपनी ओर कैसे खींच ले गया? वह खुद से बात कर रहा था, तभी कुछ विकल्पों वाली एक स्क्रीन फिर से दिखाई दी। विकल्प 1, आपको एक अपरिचित दुनिया में भेज दिया गया है। आपने फैसला किया है कि इस डरावनी दुनिया में जीने से बेहतर मर जाना है। चट्टान से कूद जाओ। फीनिक्स की मदद मत लो। इनाम, ताकत +1। विकल्प 2, जीवन कठिन है। मर्द बनो और परिस्थितियों के अनुसार ढल जाओ। इनाम, भाग्य +1। विकल्प 3, मिथिकल हीरो अकादमी से संपर्क करें और उन्हें बताएं कि आप छोड़ रहे हैं। इनाम, एक खूबसूरत काला ताबूत, दुर्लभ श्रेणी। विकल्प 4, संप्रदाय प्रमुख को बताएं कि आप एल्डर रेन नहीं हैं। उनसे पूछें कि क्या वह कोई ऐसा तरीका जानती हैं जिससे आपको आपकी वास्तविक दुनिया में वापस भेजा जा सके। इनाम, एक सुंदर सफेद ताबूत, दुर्लभ श्रेणी। चट्टान से कूद जाओ। तुम कमीने, पहला विकल्प देखकर एरन ने जोर से गाली दी। क्या तुम मजाक करने की कोशिश कर रहे हो? चट्टान से कूदना चाहते हो? कमीने, बस मुझे एक बार देखने दो और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि चट्टान से कूदने का अनुभव कैसा होता है। विकल्पों को देखकर एरन अपना गुस्सा काबू नहीं कर पाया। पहला विकल्प मूलतः उसे यह कहना था कि यदि वह इस दुनिया में जीना नहीं चाहता तो मर जाए। यदि वह चट्टान से कूद जाता तो उसका एकमात्र निश्चित मृत्यु ही इंतजार कर रही थी। मरने के बाद उसकी ताकत में 1 अंक की वृद्धि का वह क्या करेगा? यह किस तरह का मूर्खतापूर्ण सुझाव था? तीसरे और चौथे विकल्प की बात करें तो वे भी समझ में नहीं आते थे। ऐसा नहीं था कि वह मिथिकल हीरो एकेडमी की ताकत के बारे में नहीं जानता था। अगर उसने उन्हें बताया होता कि वह नौकरी छोड़ रहा है तो उसकी हत्या होना तय था। और सबसे बुरी बात यह थी कि उसे अपनी मौत का आभास भी नहीं होने वाला था। अगर वह कहानी के प्रवाह के साथ चलता तो कम से कम कुछ गलतियों से बच सकता था। आखिरकार उसे भविष्य के बारे में पता था। लेकिन अगर उसने चीजों में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया तो भविष्य में क्या होगा, इसका अनुमान वह खुद भी नहीं लगा सकता था।
कहानी में एल्डर रेन की मृत्यु 50वें अध्याय में हुई थी। लेकिन अगर उन्होंने कहानी शुरू होने से पहले ही हीरो अकादमी को अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी होती तो यह असंभव नहीं था कि उनकी मृत्यु पहले 10 अध्यायों के भीतर ही हो जाती। जहां तक संप्रदाय के गुरु को उनके पुनर्जन्म के बारे में बताने की बात है तो उस पर विश्वास करना तो पागलपन ही होगा। वह तो उन्हें पागल बताकर सीधे मार भी सकती है। और इनाम के तौर पर ताबूत? क्या ये मजाक था? क्या तुम कोई घटिया ट्रोल हो? एरन ने जोर से पूछा। तुम खराब रिव्यू का बदला ले रहे हो, है ना? मैं सही था। तुम सच में बच्चे हो। सुंदर फीनिक्स पर्वत के चारों ओर चक्कर लगा रहा था और कभी कभी अपने स्वामी की पुकार सुन रहा था। सौभाग्य से एरन के शब्दों को सुनने वाला कोई और नहीं था। बुजुर्गों के अलावा किसी को भी पहाड़ के पास जाने की अनुमति नहीं थी। लेखक को काफी देर तक कोसने के बाद एरन आखिरकार शांत हुआ। वह सिर्फ कोस ही सकता था और कुछ कर नहीं सकता था। उसे यह भी नहीं पता था कि वह एक उपन्यास के अंदर क्यों है। क्या यह सब महज एक समीक्षा की वजह से था? किस तरह की वेबसाइट किसी को एक अलग ही दुनिया में खींच सकती है? इस उपन्यास को लिखने वाला व्यक्ति आखिर किस तरह का इंसान था? और उसने ही क्यों लिखा? सिर्फ आलोचना की वजह से? हालांकि वह अपने सिद्धांत पर विश्वास करना चाहता था, लेकिन उसे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। अरे हाँ, सही कहा। मेरा फोन। उसे अपना फोन याद आया जो उसके साथ ही इस दुनिया में आया था और वह उठकर बैठ गया। उसने अपना सिस्टम स्टोरेज खोला और उसमें से फोन निकाला जिसमें अभी भी 50% चार्ज बचा हुआ था। ये क्या हो रहा है? इसे अभी भी सिग्नल मिल रहा है। अध्याय 8, क्या यही मेरी किस्मत है? एरन यह देखकर हैरान रह गया कि उसके फोन में अभी भी सिग्नल आ रहा था। ऐसा होना असंभव होना चाहिए था क्योंकि यह पूरी तरह से एक अलग दुनिया थी। उन्हें कुछ मिस्ड कॉल नोटिफिकेशन भी दिखाई दे रहे थे जिनमें से अधिकांश उनके विश्वविद्यालय के सहकर्मियों के थे। चेतावनी, कृपया विकल्प की पुष्टि करें अन्यथा जुर्माना लगाया जाएगा। क्या सजा? क्या तुम मुझे एक की जगह 2 ताबूत दोगे? एरन ने झुंझलाहट में अपनी आंखें घुमाईं। इसके बावजूद उसने एक विकल्प चुना। वह अपने लिए अनावश्यक समस्याएं पैदा नहीं करना चाहता था। दूसरा विकल्प, मैं हालात के अनुसार चलूंगा। वैसे भी मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। बधाई हो, आपकी किस्मत 1 अंक बढ़ गई है। 1 अंक बढ़ गया? अब कितना है? -68, एरन ने व्यंग्यपूर्वक पूछा। अगर उसकी किस्मत वाकई अच्छी होती तो वह इस दुनिया में फंसा न होता। अगर उसकी किस्मत अच्छी होती तो वो कल रात जल्दी सो गया होता, बजाय इसके कि वो कोई संदिग्ध उपन्यास पढ़ रहा होता। उसने डायलर खोला तो उसमें कई मिस्ड कॉल दिखाई दे रही थी। इनमें से कुछ प्रशासनिक कॉल भी थी। आज उन्हें कक्षा में व्याख्यान देना था। लेकिन यहां वे यह तय कर रहे थे कि उन्हें काला ताबूत चाहिए या सफेद। उसे यकीन नहीं था कि वह सचमुच पृथ्वी पर वापस कॉल कर सकता है। भला कौन सा सेवा प्रदाता दूसरे ग्रहों को कवर करता है? फिर भी बस यूं ही उसने वापस कॉल कर दिया। घंटी बज रही है। फोन के दूसरी तरफ से हल्की सी घंटी बजने की आवाज सुनकर एरन चौंक गया। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उत्साह और संदेह के मिले जुले भाव के साथ एरन बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कोई फोन उठाए। ऐसा लगा मानो अनंत काल बीत गया हो। आखिरकार रिसीवर से एक आवाज सुनाई दी। एक महिला की आवाज सुनाई दी। तुम कहाँ थे? सब लोग तुम्हारे बारे में चिंतित थे। क्लास मिस करना तुम्हारी आदत नहीं है। सभी जानते थे कि एरन की उपस्थिति का रिकॉर्ड एकदम सही था। यह पहली बार था जब उसने कोई क्लास छोड़ी थी। वह महिला उनकी सहकर्मी प्रोफेसर इवा थी। लेकिन सहकर्मी होने से पहले वह उनकी दोस्त थी। उसकी बातें सुनकर एरन को यकीन हो गया कि कॉल वाकई काम कर गई। इसके अलावा इस दुनिया और पृथ्वी के बीच समय का कोई अंतर नहीं था। लेकिन समस्या अभी भी बनी हुई थी। वह पृथ्वी से संपर्क तो कर सकता था, लेकिन वापस कैसे जा सकता था? अगर मैं आपसे संपर्क कर पा रहा हूं तो मेरे लिए भी आपसे दोबारा संपर्क करने का कोई न कोई तरीका जरूर होगा। वापस आ रहे हो? क्या तुम शहर से बाहर जा रहे हो? एरन की बड़बड़ाहट सुनकर इवा ने पूछा। काश ऐसा होता, एरन ने बुदबुदाया। वह उसे सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि वह उस पर विश्वास नहीं करेगी। उसकी तो बात ही छोड़िए, अगर वह उसकी जगह होता भी तो भी वह इस बेतुकी कहानी पर विश्वास नहीं करता। अंत में एरन ने उससे इस वैकल्पिक दुनिया का कोई जिक्र न करने का फैसला किया। कुछ देर बातचीत करने के बाद उसने अनिच्छा से फोन काट दिया। इसके बाद उन्होंने प्रशासनिक ब्लॉक में फोन किया, छुट्टी का अनुरोध किया और उन्हें एक तर्कसंगत बहाना भी दिया। हालांकि प्रशासनिक भवन के कर्मचारी इस बात से खुश नहीं थे कि उसने उन्हें इतनी देर से सूचना दी, लेकिन उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। आखिरकार एरन उनके विश्वविद्यालय का होनहार सितारा था। एरन को नहीं पता था कि वह इस दुनिया में कितने समय तक रहेगा। शायद अनंत काल तक ही, लेकिन फिर भी उसने केवल 1 सप्ताह की छुट्टी मांगी। अगर वह उस समय के बाद भी वापस नहीं आ पाता तो इस्तीफा देना ही बेहतर होता। छुट्टी मिलने के बाद उसने कॉल काट दी। उसने अपने सभी दोस्तों को संदेश भेजा कि वह दूसरे राज्य जा रहा है ताकि वे उसके बारे में चिंता न करें।
मुझे कभी पता नहीं था कि मुझे वह साधारण जीवन इतना याद आएगा। वह फोन की स्क्रीन पर समय देखते हुए बैठ गया। दोपहर हो चुकी थी। वह यहाँ कुछ ही घंटों से था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वह अनंत काल से यहाँ है। मुझे सोने से पहले फोन को चार्ज पर लगा देना चाहिए था। मेरे पास तो चार्जर भी नहीं है। जब इस फोन की बैटरी जल्द ही खत्म होने वाली है तो कॉल बैक करने का क्या फायदा। उसने बैटरी का प्रतिशत देखा जो 5% कम हो गया था। सिग्नल काम कर रहा था, इसलिए इंटरनेट भी चल रहा था। उसने उस वेबसाइट के बारे में और अधिक जानने का फैसला किया जिसने उसे इस दुनिया में भेजा था। क्या? जैसे ही उसने ब्राउजर खोला, उसने देखा कि वेबसाइट गायब थी। लिंक हिस्ट्री में भी मौजूद नहीं था। उसने एक सर्च इंजन खोला और वेबसाइट का नाम टाइप किया, आकाशीय उपन्यास। उसने सर्च बटन दबाया और परिणामों की एक सूची सामने आ गई। लेकिन इनमें से कोई भी परिणाम उसकी मनचाही चीज नहीं थी। मुख्य पृष्ठ का अधिकांश भाग उन परिणामों से भरा हुआ था जिनका उसकी खोज से कोई लेना देना नहीं था। वह लगातार नीचे स्क्रॉल करता रहा, लेकिन चाहे कुछ भी कर ले, उसे वह वेबसाइट नहीं मिली जिसकी उसे तलाश थी। जब यह तरीका काम नहीं आया, तो उसने एक अलग तरीका आजमाया। उसने सीधे यूआरएल का इस्तेमाल किया, जिसे वह ठीक से याद भी नहीं कर पा रहा था। दुर्भाग्यवश यूआरएल ने उसे एक शॉपिंग वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया। कुछ भी उसके पक्ष में नहीं जा रहा था। क्या इसे ही आप सौभाग्य में वृद्धि कहते हैं? उसने ऊपर देखते हुए पूछा। ऐसा लग रहा था मानो वह वेबसाइट जिसे वह ढूंढ रहा था अचानक गायब हो गई हो, जैसे कि वह कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इतने नाराज हो गए कि तुमने मेरी सलाह मानकर वह उपन्यास डिलीट कर दिया? उसने व्यंग्य भरे लहजे में पूछा। उनके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। काफी देर तक एरन सुराग की तलाश करता रहा। उसने सोशल मीडिया ऐप पर जाकर भी लगातार छोटे छोटे वीडियो देखता रहा, इस उम्मीद में कि शायद उसे वह विज्ञापन फिर से दिख जाए। उन्हें कई विज्ञापन दिखे, लेकिन उनमें से एक भी वह नहीं था जो वे चाहते थे। देखते ही देखते रात हो गई और फोन पर बैटरी कम होने की चेतावनी दिखाई दी। बैटरी सिर्फ 4% ही बची थी। इस समय तक तो उसे घर पर चार्जर ढूंढना शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन वह ऐसा भी नहीं कर सका। बैटरी को आपातकालीन स्थिति के लिए बचाने के लिए वह केवल खोज को रोक सकता था। उसने फोन बंद कर दिया और उसे वापस अपने सिस्टम स्टोरेज में रख दिया। अध्याय 9, झांग वेई का चुंबन। एरन शेल्फ के पास गया और एक खाली डायरी उठा ली। उसने इस कहानी से जुड़ी हर वो बात लिखना शुरू कर दिया जो उसे याद थी, ताकि वह कोई भी महत्वपूर्ण बात न भूल जाए। क्योंकि उसने इसे पिछली रात ही पढ़ा था, इसलिए उसे इसका अधिकांश भाग याद था। लेकिन उसे यकीन नहीं था कि अगर वह दोबारा सो गया तो उसे कितना याद रहेगा। चूंकि उसकी जान खतरे में थी, इसलिए जानकारी के छोटे से छोटे टुकड़े भी, जिन पर उसने शुरू में ध्यान नहीं दिया था, महत्वपूर्ण हो सकते थे। अगर मुझे वह वेबसाइट दोबारा मिल जाती, तो मैं बाकी के अध्याय पढ़ सकता था। काश मुझे पता होता कि मैं किस तरह की मुसीबत में फंसने वाला हूं। पहले 200 अध्यायों से संबंधित मुख्य बिंदुओं को लिखने के बाद, जिसमें मुख्य पात्र से संबंधित विभिन्न घटनाक्रम भी शामिल थे, उसने डायरी को अपने सिस्टम स्टोरेज में रख दिया। अगर किसी को इसका पता चल गया, तो यह आखिरकार दोषी ठहराने वाला सबूत बन सकता है। एक क्षण के लिए उसने दूसरी स्लॉट में रखी अंगूठी पर भी नजर डाली। उस अंगूठी का इस्तेमाल हीरो अकादमी में उस व्यक्ति से संपर्क करने के लिए किया जा सकता था जिसने उसे यहां भेजा था। लेकिन वह उनसे संपर्क करना बिल्कुल नहीं चाहता था। हालांकि एल्डररेन एक मामूली खलनायक थे, फिर भी किसी कारणवश उन पर काफी ध्यान दिया गया। यही एक कारण था कि एरन उस किरदार से नाराज था। लेकिन अब उसे खुशी महसूस हो रही थी। वह उस किरदार के बारे में जितना अधिक जानता, इस कहानी में उसके जीवित रहने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती। उसने स्क्रीन बंद की और वापस बिस्तर पर चला गया। उसमें कमरे से बाहर निकलने की भी हिम्मत नहीं थी, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि यह कमरा एक चट्टान के ऊपर था। उसे इस बात का भी यकीन नहीं था कि अगर वह दोबारा गिर गया, तो फीनिक्स समय पर उसके पास पहुंचकर उसे उस भयानक गिरावट से बचा पाएगा या नहीं। किस तरह का मूर्ख इस तरह की जगह पर घर बनाता है, उसने कहा, यह महसूस करते हुए कि इस व्यक्ति के बारे में बहुत सी बातें थीं जो वह नहीं जानता था, हालांकि पहले उसे लगता था कि वह सब कुछ जानता है। वह हमेशा से सोचता था कि एल्डररेन एक मजबूत व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। लेकिन जब वह थोड़ी ऊंचाई से गिरे और उनके पैर टूट गए, तो उन्हें एहसास हुआ कि ऐसा नहीं था। वास्तव में एल्डररेन शारीरिक रूप से बहुत कमजोर थे। बस इस बात का किसी को पता नहीं था। शारीरिक शक्ति के मामले में वह एक आम इंसान से भी कमजोर था। यह एक चमत्कार ही था कि वह अपनी इस कमजोरी को छिपाने में कामयाब रहा था। कहानी में उसने केवल एल्डररेन को मुख्य पात्र के खिलाफ साजिश रचते हुए देखा था, लेकिन उसने इस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करते हुए कभी नहीं देखा था। उसने सोचा था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह किरदार सतर्क था, लेकिन उसे अब एहसास हो रहा था कि शायद ऐसा नहीं था। इस जैसे व्यक्ति को शैतान संप्रदाय के वरिष्ठ सदस्य के रूप में कैसे चुना गया? क्या मुझे संप्रदाय के गुरु पर प्रश्न वाउचर का उपयोग करना चाहिए? उसने सोचा, लेकिन तुरंत ही इस विचार को खारिज कर दिया। उसे बस इतना पता था कि क्वेश्चन वाउचर किसी से भी जवाब निकलवा सकता है। लेकिन जवाब के बाद क्या होगा? क्या उनकी यादें मिटा दी जाएंगी? अगर ऐसा नहीं था, तो क्या यह उसके लिए मौत को गले लगाने से अलग नहीं था? कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है।
यहीं से सब कुछ शुरू होगा। लेकिन अब जब मैंने इस शरीर पर नियंत्रण पा लिया है तो मैं जीवित रहने का पूरा प्रयास करूंगा। मैं इस नियति से खुद को मुक्त करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। इस कहानी के बारे में मेरे ज्ञान के आधार पर मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। एरिन चयन समारोह के बारे में सोचते हुए खुद से बातें करता रहा। दिन भर उसका मन तनावग्रस्त रहा। उसे पता भी नहीं चला कि वह कब सो गया, उसका शरीर भी उतना ही थका हुआ महसूस कर रहा था। नींद के दौरान उसने एक सपना देखा। एक ऐसा सपना जिसमें वह वापस धरती पर आ गया था। वह विश्वविद्यालय लौट आए थे, जहां उनके छात्र उनका स्वागत कर रहे थे। वह उन्हें विभिन्न वैज्ञानिक सिद्धांत पढ़ा रहे थे और साथ ही उनके सवालों के जवाब भी दे रहे थे। पढ़ाते समय एरन को लगभग ऐसा लगा था कि वह कभी किसी दूसरी दुनिया में गया ही नहीं था। वह अभी भी पृथ्वी पर ही था और जो कुछ उसने पहले देखा था वह महज एक सपना था। उसे यह जानकर राहत की सांस आई कि वह अभी भी सुरक्षित है। क्या आपके कोई और प्रश्न हैं? उन्होंने अपने व्याख्यान के समाप्त होने से ठीक पहले छात्रों से पूछा। पीछे बैठे छात्रों में से एक ने हाथ उठाया। हाँ, उसने पूछा। एक लड़की पीछे खड़ी होकर पूछ रही थी, क्या यह सच है कि आप पहले 50 अध्यायों में ही मर जाएंगे? यह सवाल सुनकर एरन दंग रह गया। उसकी निगाहें कक्षा में इधर उधर दौड़ गईं, वह इस अजीब सवाल के स्रोत का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। उसने पीछे खड़ी लड़की की तरफ देखा। उसे वहां देखकर वह चौंक गया। वह कोई और नहीं बल्कि झांग वेई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि अब उसने आधुनिक कपड़े पहने हुए थे। आधुनिक कपड़ों में भी वह उतनी ही खूबसूरत लग रही थी, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा। तुम यहां कैसे हो? एरन ने हैरानी से पूछा। जब तुम हमारी दुनिया में हो सकते हो तो मैं यहां क्यों नहीं हो सकती? लड़की की मोहक आवाज एरन के कानों में पड़ी जब वह उसके पीछे प्रकट हुई। जैसे जैसे उनके बीच की दूरी कम होती गई, उसकी बाहें उसके चारों ओर लिपट गईं। एरन को पहले से ही अपनी पीठ पर किसी नरम चीज का स्पर्श महसूस हो रहा था। तुम असली नहीं हो, एरन ने हैरानी से कहा, जब उसने महसूस किया कि लड़की का हाथ उसके पेट के निचले हिस्से पर धीरे धीरे नीचे सरक रहा है। मैं उतनी ही वास्तविक हूं जितना तुम मुझे देखना चाहते हो। लड़की मुस्कुराई और उसने अपना हाथ एरन की ठोड़ी के नीचे रखा, धीरे धीरे उसे अपनी ओर घुमाया जब तक कि उसकी आंखें उसकी आंखों में गहराई से नहीं देखने लगीं। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, लड़की ने अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए और अपने हाथों से धीरे से उसका चेहरा थाम लिया। एरन ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और उस अजीब सपने से जाग गया। वह उठकर बैठ गया और महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। होठों को हल्के से छूते हुए उसने गहरी सांस ली। सपने का एहसास अभी भी उसके मन में था। उसने सपने की यादों को झटकने की कोशिश की। उसे लग रहा था जैसे वह पागल हो रहा हो। अब तो उसके सपने भी और भी ज्यादा विचित्र होते जा रहे थे। क्या? अगली सुबह हो गई। खिड़की से बाहर देखते ही उसने पाया कि सूरज फिर से उगने लगा है। आज ही चयन का दिन था। अध्याय 10, प्रतिष्ठा। यह संप्रदाय चयन परीक्षा का दिन था। संप्रदाय के प्रवेश द्वार पर पहले से ही बड़ी संख्या में युवा इकट्ठा होने लगे थे। इस क्षेत्र में शैतान संप्रदाय को सर्वोपरि माना जाता था। हालांकि इस दुनिया में उनकी प्रतिष्ठा अच्छी नहीं थी, फिर भी उनकी शक्ति निर्विवाद थी। कई युवा इस संप्रदाय का हिस्सा बनना चाहते थे और शक्तिशाली बनने की अपनी यात्रा शुरू करना चाहते थे। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि संप्रदाय को दुष्ट संप्रदाय के रूप में जाना जाता है। यही उनका एकमात्र विकल्प था। इस क्षेत्र में शैतान संप्रदाय ही एकमात्र संप्रदाय था। बाकी सभी संप्रदायों को शैतान संप्रदाय ने ही नष्ट कर दिया था। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य संप्रदाय में शामिल होना चाहता था तो उसे अन्य प्रांतों की यात्रा करनी पड़ती थी और यह यात्रा अपने आप में महंगी और लंबी होती थी। शैतान संप्रदाय के समान स्तर पर स्थित अगले संप्रदाय तक पहुंचने के लिए ही उन्हें 6 महीने से अधिक की यात्रा करनी पड़ी। क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए इस प्रांत के लोगों ने शैतान संप्रदाय को अपना लिया था। अगर वे इससे बच नहीं सकते थे तो इसे अपना लेना ही बेहतर था। उनके लिए शैतान संप्रदाय में शामिल होना प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया था। शैतान संप्रदाय के शासन वाले अधोलोक में ही हजारों शहर थे और उन शहरों में से प्रत्येक की अपनी अलग सत्ता संरचना थी। कुछ कमजोर परिवार शैतान संप्रदाय को ही अपने अस्तित्व की एकमात्र आशा मानते थे। यदि परिवार का कोई सदस्य संप्रदाय में शामिल हो जाता तो यह उनके लिए एक निवारक के रूप में पर्याप्त होता था। शैतान संप्रदाय मनुष्यों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। यदि कोई व्यक्ति किसी वरिष्ठ व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करने और संप्रदाय में पर्याप्त महत्व प्राप्त करने में सफल हो जाता है तो वह एक झटके में शीर्ष पर पहुंच सकता है। एक ऐसी ही कहानी थी जो बहुत प्रसिद्ध थी। एक कबीला था जो शहर की अन्य प्रमुख शक्तियों द्वारा लगभग नष्ट होने की कगार पर था। कुल ने तो पहले ही उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन एक दिन कुल का एक सदस्य शैतान संप्रदाय से लौटा और उसने सबको बताया कि वह एक बड़े शिष्य का शिष्य बनने में कामयाब हो गया है। संप्रदाय के प्रमुख कुलों ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। भले ही वह किसी बड़े गुरु का शिष्य बन गया होता, लेकिन उनका मानना था कि सिर्फ एक शिष्य की वजह से शैतान संप्रदाय उनके जैसे छोटे शहर के मामलों में दखल नहीं देगा। उनका मानना था कि जब तक वे शिष्य को नुकसान नहीं पहुंचाते तब तक वे परिवार के साथ कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने बच्चों की विनती के बावजूद परिवार को तबाह कर दिया। हालांकि अगले ही दिन बच्चों के मालिक के हाथों पूरे शहर में खून की लाली छा गई।
उस दिन से शैतान संप्रदाय की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। ऐसा कहा जाता था कि यदि कोई शैतान संप्रदाय के किसी वरिष्ठ शिष्य का शिष्य हो तो वह पाताल लोक में कुछ भी कर सकता है। यदि किसी बड़े परिवार का कोई शिष्य किसी महान परिवार के मुखिया को थप्पड़ भी मार दे तो भी संभवतः परिवार कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा। इस प्रांत के लिए सौभाग्य की बात यह थी कि बहुत कम लोग ही किसी वरिष्ठ गुरु के शिष्य बनने में सफल हो पाए थे, और जो लोग यह उपलब्धि हासिल कर लेते थे वे शायद ही कभी संप्रदाय छोड़ते थे। उन्होंने अपने स्वामी को निराश न करने के लिए मजबूत बनने की पूरी कोशिश की। आज सभी युवा एक ऐसे ही अवसर के लिए यहां एकत्रित हुए थे। यदि वे परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त कर लेते तो उन्हें किसी वरिष्ठ द्वारा चुना जा सकता था, लेकिन अगर वे असफल हो जाते तो उन्हें दूसरा अवसर मिलने में लंबा समय लग जाता और अगले अवसर के लिए उन्हें और भी अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता। ऐसा कहा जाता था कि यदि कोई प्रवेश परीक्षा में दिए गए अवसर में असफल हो जाता है तो उसके लिए किसी बड़े गुरु का शिष्य बनना लगभग असंभव हो जाता है। किसी बड़े शिष्य का शिष्य बनना तो दूर की बात है, किसी बड़े शिष्य से मिलना भी असंभव था। मैं निश्चित रूप से प्रथम स्थान प्राप्त करूंगा, एक युवक ने संप्रदाय के प्रवेश द्वार की ओर देखते हुए उत्साहपूर्वक कहा। चूंकि अभी समय नहीं आया था इसलिए संप्रदाय के कुछ शिष्यों ने प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया था। हा, इस बेवकूफ को देखो, ये कहता है कि ये पहला स्थान हासिल करेगा। एक व्यंग्यात्मक हंसी गूंजी। अरे छोटे मूर्ख, पहला स्थान तो मेरा है। कई प्रतिष्ठित परिवारों ने अपने उत्तराधिकारियों को इस उम्मीद में भेजा था कि वे सफल होंगे। यहां एकत्रित अधिकांश युवा अभिमानी और घमंडी थे। वे न केवल प्रतिभाशाली थे बल्कि उन्हें अपने परिवारों का समर्थन भी प्राप्त था। आखिरकार उनमें से कुछ परिवारों का संप्रदाय के भीतर कुछ प्रभाव भी था। ये मूर्ख, क्या इन्हें लगता है कि ये प्रथम स्थान प्राप्त कर लेंगे? इन्हें पता ही नहीं कि प्रथम स्थान मेरा है। दूसरों के आत्मविश्वास भरे स्वर सुनकर दूर से एक अन्य युवक मुस्कुराया। उन्हें नहीं पता कि मेरे चाचा पहले से ही संप्रदाय के एक वरिष्ठ सदस्य हैं। उनकी मदद से पहला स्थान लगभग मेरा ही है। आखिरकार परीक्षा का जिम्मा उन्हीं पर होगा। उस व्यक्ति ने अपने विचार जोर से नहीं बोले, लेकिन जब वह सर्वोच्च पद ग्रहण करके एक गुरु का चयन करेगा तो वह वास्तव में सभी के चेहरों और उनकी श्रद्धा भरी निगाहों को देखने के लिए उत्सुक था। उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि वे किसे अपना गुरु चुनेंगे। उसी समय एक और युवक संप्रदाय की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। विभिन्न परिवारों के प्रतिष्ठित युवा स्वामियों के विपरीत लाल बालों वाला लड़का आलीशान कपड़े नहीं पहने हुए था। उसके कपड़े पुराने थे लेकिन फिर भी बहुत साफ थे। लड़का अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ नहीं था, बल्कि वह अकेले ही अपनी पीठ पर एक भारी तलवार लेकर चढ़ाई कर रहा था। कई लोगों ने उसे देखा लेकिन किसी ने उस पर दोबारा नजर नहीं डाली। लड़के को देखकर ही वे आश्वस्त हो गए कि वह ध्यान देने लायक नहीं है। वह गरीब दिख रहा था। यह स्पष्ट था कि उसके परिवार का कोई प्रतिष्ठित सदस्य उसका सहारा नहीं था, और परिवार के सहारे के बिना कोई भी व्यक्ति अपनी सीमा तक ही पहुंच सकता है। देखो तो सही, अब तो भिखारी भी राक्षस संप्रदाय की परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं। ज्यादातर लोग लाल बालों वाले लड़के को नजरअंदाज करते थे, लेकिन सभी ऐसा नहीं करते थे। कई लोग उसे नीचा समझते थे और अपने विचार व्यक्त करने में जरा भी संकोच नहीं करते थे।